पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस पे ये इल्ज़ाम लग रहा था कि जी जैसे आसिफ जरदारी साहब ने सौदा कर दिया दोबारा सदर बनने के लिए। पीपल्स पार्टी का ये मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग गया कि जी बिलावल भुट्टो की अदम मौजूदगी में भी हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तहरीक इंसाफ के अगर इतनी हमायत लोग कह रहे हैं तो कल दिखाते ना फिर। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट का 81,000 वोट लेना, ये भी सर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, यू हैव टू पुट योर एक्ट टुगेदर। अभी ये वाक़या ख़त्म नहीं हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा में एक और इशू शुरू हो गया है। वो जनरल बाजवा साहब ने जल्दी में कहा था ना, ख़त्म करें बात, ये ट्राइबल क्या होता है। ये बात इतना सिंपल नहीं है, इसको कुछ समझाता नहीं है। तो पंजाब का तो शायद सबसे बड़ा मसला ये है क्या कि लोगों को लगता है कि हर मसले के जिम्मेदार वो हैं। ये जो नहरों का इशू है इसने सिंध में काफ़ी हलचल मचा रखी है। अब वहाँ से वकला का जुलूस जो है वो पैदल मार्च करता हुआ सरहद बंद करने के चक्कर में है। वहाँ की जो कौम परस्त जमातें जो तकरीबन मुर्दा हो चुकी थी वो उनका अहयाए नौ हो रहा है। उसके बावजूद ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस पे ये इल्ज़ाम लग रहा था कि जी जैसे आसिफ जरदारी साहब ने सौदा कर दिया दोबारा सदर बनने के लिए। वो जी जुलाई में मिनट्स थे। 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो ने बड़े तफसीली अंदाज में इस तासर को जुटाने की कोशिश की और उसके बाद वो 10 दिनों को चले गए। अब उसमें उन्होंने ये मैसेजिंग ये की, पीपल्स पार्टी के एक बहुत दरीना रहनुमा थे नवाब यूसुफ तालपुर साहब, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद जो है वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब होना था अप्रैल 17 को। उस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद नहीं रहे। तो पूरा तासुर ये फैल रहा था कि जी ये तमाम जमातें यकजा हो गई हैं। और बाय द वे उस इलाके में 2018 में इस इलाके में गौसिया तहरीक भी है, शाह महमूद कुरैशी के मानने वाले, और इनके जो बेटे हैं फरजान जैन कुरैशी ये भी वहाँ रहे हैं। फिर वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों और बहनों की अक्सरियत है वोटरों की, और उनमें से अक्सर जो हैं वो गौसिया तहरीक के हामी हैं। वो शाह रकनुद्दीन आलम और उनके यानी इनके रूहानी सिलसिले से मैंने उस सिलसिले से वो एसोसिएटेड। और 2018 में 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे शाह महमूद कुरैशी ने। लेकिन नवाब यूसुफ तालपुर साहब जो हैं वो इस इलाके से मुसलसल उमरकोट से जीतते रहे हैं, क्योंकि वो खुद अगरचे उनके नाम के साथ नवाब लगा हुआ था, वो अवामी आदमी थे और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ एक मुतहर्रिक और इनकलाबी और बागी तालिब इल्म की हैसियत से किया था और वो लोगों में घुल मिल कर रहते थे। इसीलिए सर शायद इतने सालों से जीते भी आए होंगे। जी, उनकी एक वजह ये भी थी। और दूसरी बात ये है कि जब भी अवामी मसाइल होते थे उसमें जो धरने वगैरह होते थे उसमें वो अपनी क़यादत को नाराज़ करके भी वो शामिल होते अवामी इज्तिमात में शिरकत करते थे और अवाम के साथ खड़े हो जाते थे। इसी बायस उनको सिर्फ एक मरतबा वज़ीर बनाया गया और उनकी वज़ारत के दौरान कोई स्कैंडल भी उनके नाम से मंसूब नहीं हुआ। और उनके साथ वज़ारत में ज़फ़र इकबाल बहुत एक और ईमानदार सेक्रेटरी, बड़े डूअर थे और उन्होंने काफ़ी कुछ किया। बहरहाल तो उसके लिए लाल चंद मल्ही ये एक हिंदू खड़े हुए थे तहरीक इंसाफ की हमायत से, तो उन्होंने 81,000 के करीब वोट लिए हैं। अगरचे उनकी जो बेवा खड़ी हुई थी उन्होंने 1,67,000 वोट लिए हैं, लेकिन ये 81,000 वोट जो हैं ये काफ़ी हैं। ये रिवायत है हमारी कि एक ऐसा शख्स जो 8 मरतबा इलेक्ट हुआ हो और पूरा इलाका उसको एज अ पेट्रियार्क, एज अ शफीक वालिद देखता हो, उनका इंतकाल हो जाए तो उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाब होता है तो उस ज़िमनी इंतखाब में उनकी फैमिली के तरफ से जो बंदा खड़ा होता है एक किस्म का वो एक खराज तहसीन होता है। तो डेथ के फ़ौरन बाद जो है, तो यानी हैरत की बात है, मेरी दानिश में जब कल काउंट हो रहा था तो मुझे ये गुमा था कि शायद मल्ली जो है वो 50,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाएगा, लेकिन उसका ये 81,000 वोट लेना ये इंदिया दे रहा है कि बहरहाल नहरों का ये सवाल जो है
ठीक है, पीपल्स पार्टी जीत गई, उसमें नवाब साहब का किरदार भी इम्पोर्टेंट है। पीपल्स पार्टी का ये मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग गया कि जी बिलावल भुट्टो की अदम मौजूदगी में भी हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ की अगर इतनी हमायत लोग कह रहे हैं तो कल दिखाते ना फिर, जबकि तो एक यही है हिस्ट्री सर। भी है शाह महमूद कुरैश की। तो फिर वो क्यों वहाँ नहीं पे हो सकी चीज़? तो नहीं हो पाई, और जबकि बिलावल भुट्टो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो बिलावल भुट्टो की अदम मौजूदगी में भी पीपल्स पार्टी ने वो सीट रिटेन की, उनका ये एतमाद होगा। ये उनका कॉन्फिडेंस है वोटर्स का? नहीं बाबा, ये पीपल्स पार्टी का ये होगा कि यार ये क्या है, वहाँ हमें कोई टेंट नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट का 81,000 वोट लेना, ये भी एक सर एक ये Shocking रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, यू हैव टू पुट योर एक्ट टुगेदर। पीपल्स पार्टी। हाँ यस, और अभी ये वाक़या ख़त्म नहीं हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा में एक और इशू शुरू हो गया है, माइंस एंड मिनरल। तो सर आई थिंक हर सूबे में कुछ उसके कुछ बारे चल रहा में है। भी हत्ता के देखिए, ये जो डॉक्टर अपना मौलाना फजलुर रहमान है, वो तो हमेशा दीनी मसाइल को तरजीह देते हैं। अभी भी आजकल उनके ज़्यादा जो मार्चेस हो रहे हैं वो ज़्यादा इजराइल के ख़िलाफ़ हैं, ग़ज़ा पे एजिटेट कर रहे हैं। उनका फोकस सर मेनली पैलेस्टाइन लेकिन वो भी ये बयान देने में मजबूर हुए हैं कि हम हुकूमत को वक्त दे रहे हैं, अगर आपने ये मसला हल इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की तो हम लोगों को ले आएंगे। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है, क्योंकि ज़्यादातर जो कीमती मादनियात हैं वो मादनियात उन ट्राइबल एरिया में हैं, ख़ास तौर पर बाजोड़ और महबन, जिनको अब वो जनरल बाजवा साहब ने जल्दी में कहा था ना, ख़त्म करें बस ये ट्राइबल क्या होता है। तो वो अब वहाँ पे जो ज़मीनों की मिल्कियत है वो उस तरह नहीं है जैसे हमारे बाकायदा डिस्ट्रिक्ट्स में है। और दूसरी बात ये है कि आपका अपना जो ठेकेदार है जो मादनियात का काम करता है, उसके पास ना इतने वसाइल हैं ना इस तरह की मशीनरी है कि वो जो अभी जदीद मादनियात हैं वो उनको भी उनको एक्सट्रैक्ट कर मुनासिब अंदाज में एक्सट्रैक्ट कर सके। सके। सो उसको अपने वजूद का ख़तरा है। ये बात इतना सिंपल नहीं है, इसको कुछ समझाता नहीं है। बस ये कहना कि जी मादनियात पे बस जी लोगों का जैसे ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, ये गलत बात है। तो बात उतना ये है सिंपल कि नहीं क्या है ये। आपके ठेकेदार की इतनी कैपेसिटी है, बोथ फिनेंशियली एंड इक्विपमेंट के ज़रिए, और सेकेंडली क्या उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे दिन हम खबरें नहीं पढ़ते हैं कि फ़लाँ कान जो है वो दब गई और इतने मज़दूर हलाक हो गए। ये तो लेवल है हमारा। तो इसमें कुछ रेगुलेशंस आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। फिर बाजोड़ और मेमन जैसे इलाके हैं, वहाँ पे ये ज़मीन किसकी है, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल की तो ज़मीन नहीं होती, वहाँ ट्राइब की होती है, वहाँ कौम की होती है। तो ये जो मसाइल हैं, इन सब को जहन में रखते हुए होना तो ये चाहिए था कि हम इस वक्त बाकी तमाम चीज़ें भूल कर बलूचिस्तान पर फोकस करते हुए उसके रेजोल्यूशन के लिए बात कर रहे होते हैं। किसी रेजोल्यूशन पर तो कोई बात नहीं तो करता हम ना। बल्कि और मसाइल और बढ़ जाते हैं। मजीद इशू सर पंजाब इस वक्त बचा हुआ है या उसमें भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हर चीज़ का मसला तो वैसे कहते हैं पंजाब में ही है, पंजाब की ही वजह से है। तो पंजाब का तो शायद सबसे बड़ा मसला ये है क्या कि लोगों को लगता है कि हर मसले के जिम्मेदार वो हैं, वो सूबा है। बस वो भी है। लेकिन पंजाब में भी एक डिस्ट्रिक्ट होती है डेरा गाजी खान, वहाँ पे एक कबीला है कैसरानी, उन्होंने परसों तरसों एक जिरगा किया और जिरगे के बाद ये हुकूमत से मुतालबा किया है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सेंडिमेंट ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वो बहाल कर दें। अब सेंडिमेंट कौन था, क्या था और उसका सिस्टम क्या था, उसके लिए एक पूरा एक स्पेशली फोकस्ड एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा, स्पेशली सिर्फ इस टॉपिक पे। लेकिन ये तो बात साबित कर रही है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कम से कम डीजी खान और तौनसा शरीफ में इतनी अच्छी नहीं है कि लोग ये फरियाद करने पे आ गए हैं कि सेंडिमेंट का सिस्टम वापस ले आए। बलूचिस्तान का इशू जो है वो हरगिज़ फ़िलहाल तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि सर ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब इतने सालों से हुई हुई हैं, इतनी जल्दी तो नहीं ठीक होंगी। बल्कि इसमें अगर आप थोड़ा सा याद करें तो चंद ही रोज़ पहले
जो वाक़या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हो रहा था वैसा ही वाक़या बलूचिस्तान जो ईरान का है वहाँ हुआ है। बहावलपुर की फैमिली के लोग वहाँ पे बेचारे मोटर मैकेनिकी का काम करते थे और उनका जुर्म फ़कत इतना था कि उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो उनकी पंजाबी होने की सिर्फ रिहाइश। अब ये भी तो हो सकता है कि वो बहावलपुर में इंडिया से हिजरत करके आए हो, ये भी हो सकता है कि वो बहावलपुर के उस सोच से वाबस्ता हों जो ये समझती है कि बहावलपुर जो है वो एक इतनी अच्छी रियासत थी और जब से ये तख्त लाहौर के कब्ज़े में गई है इसकी खुशहाली के इम्कानात जो हैं वो तबाह व बर्बाद हो गए। ये तमाम हक़ाइक़ नज़रअंदाज किए बग़ैर सिर्फ उनके शनाख्ती कार्ड की वजह से रेजिडेंस बहावलपुर देख कर बस उसकी तो उनको कत्ल कर दिया गया और वो पाकिस्तान के अंदर किसी बस को रोक कर नहीं किया गया है, वो ईरान के अंदर। अब इस चीज़ को आप जहन में रखें कि क्या अगर आप वाकई बलोच आवाम के हकूक़ के खैर ख़्वाह हैं, उनके लिए बेहतरी चाहते हैं, तो आपका ये इक़दाम आपके काम आएगा या नहीं आएगा? आप तो बल्कि ईरान को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके बलूचिस्तान तक भी रसाई रखते हैं और तैयारी कीजिए, हम आपका बलूचिस्तान भी आपसे अलग कर सकते हैं या कम अज़ कम ईरानी रियासत की ईरान के बलूचिस्तान में रिट को क्रिपल कर सकते हैं। तो आप बलोच अवाम के कौज़ की खिदमत कर रहे हैं ये हरकत करके। आप तो बल्कि जवाज़ फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान की रियासतों को कि वो अपने वसाइल यकजा करें और इंतहाई जबर के साथ किसी भी किस्म का लिहाज किए बग़ैर अपने अपने रिसोर्सेज को ज्वाइन करके मैसिव टाइप का ऑपरेशन करके आपकी सोच जैसे लोगों को जो है तबाह बर्बाद तो बलूचिस्तान के कॉज को ही आप ख़राब कर रहे हैं, नैरेटिव को ख़राब कर रहे हैं। अब उसी तनाजुर में अख्तर बैंगल साहब ने बेसिकली ये कि महरंग जो गिरफ़्तार हुई थी उन्होंने अपना वो मार्च लेकर जा रहे थे, उनको लकी पास वहाँ पे अलग पास जो कोयटा के करीब मस्तूम से कोयटा जाते हुए वहाँ खंदकें खोद दी गई, उनको रोक दिया गया। वहाँ पे उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन उनका जो ये जो धरना था उसका साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा था कि कोयटा कराची सारी ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो चुकी थी, जैसे पिछले एपिसोड में हमने की थी इस बारे में बात। और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान ईरान ट्रैफिक वो भी ब्लॉक्ड। और ईरान से जो सबसे बड़ा मसला है कि वो जो छोटे लेवल पे लोग अपना डीज़ल और तेल और रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदते हैं क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ता है, और यहाँ से अगर चीज़ें कराची से कोयटा पहुँच नहीं रही हैं, कोयटा से वो यानी अगर कोस्टल इलाके में मकरान नहीं पहुँच रही, तुर्बत नहीं पहुँच रही, खुशदार नहीं आ रही, और आगे फिर आपका जो है वो यानी कि साथ साथ जितने बलोच इलाके हैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच रही, तो बलोच इलाकों से जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी रुक गई। तो क्या करेंगे आप ये जो मुअत्तल हो गए? आखिरी खबरें आने तक कोई 180 ट्रक हो चुके थे जो भरे हुए थे, उनमें आलू और चावल थे जो ईरान जाने थे, जिससे यहाँ से वहाँ भी नहीं जा रहे थे। और आलू ऊपर आसमान में जो गर्मी देखें आप शिद्दत, उसमें आलू का क्या रह गया होगा। और चावल वैसे ईरानी जो है वो यानी पुराने चावलों को पसंद नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जितना पुराना चावल हो लोग उतना ही उसको पसंद करते हैं, वहाँ की रिवायत में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आई डोंट थिंक कि बलूचिस्तान के हालात सियासी एतबार से अभी बेहतर हुए हैं। अभी कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो बहुत सोच समझ कर बनानी पड़ेगी, जिसमें कैरेट एंड स्टिक इन दोनों का शायद इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा और मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी बलूचिस्तान का मसला हल हुआ नहीं है,
और हम नए नए इश्यूज बन रहे हैं जो दीगर सूबों में भी, जो हमारे नेशनल नैरेटिव को परेशान कर जो रहे खराब हैं। कर रहे हैं सब।